अगर तुम भी 2026 में एक मैकबुक लेने का प्लान कर रहे हो, बधाई हो दोस्तों, बिल्कुल सही जगह पे आए हो। तो बिल्कुल शॉर्ट, सिंपल और क्रिस्प तरीके से 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि क्या ये मैकबुक एयर M4 तुम्हारे लिए बना है या फिर नहीं। बाकी अभी अभी एप्पल ने ना मैकबुक एयर M5 और मैकबुक नियो को भी लॉन्च कर दिया है, तो इस वीडियो में हम उनके साथ भी इसको कंपेयर कर देंगे। सबसे पहले बॉक्स कंटेंट्स देखो, इसके साथ हमें मिलता क्या क्या है। एक तो अपना मैकबुक है ही, इसके अलावा तुम्हें एक मैगसेफ केबल मिलेगी जिससे तुम इसको चार्ज कर सकते हो, कलर मैचिंग वाली, एंड एक 30 वोल्ट का अडेप्टर भी मिलता है। मैकबुक और आईपैड के साथ तो अडेप्टर मिलता है तुम्हें, लेकिन आईफोन के साथ नहीं मिलेगा। दिस इज एप्पल फिलॉसफी गाइस, ये हमारी और तुम्हारी समझ से बाहर है। सबसे पहले डिजाइन और ड्यूरेबिलिटी से शुरू करते हैं। अब क्योंकि ये मैकबुक है तो इसके साथ तुम्हें फुल मेटल बॉडी मिलेगी, काफी तगड़ा डिजाइन है और प्रीमियम फील तो मिलनी ही मिलनी है। वो तो लेगेसी है भाई मैकबुक की स्टार्टिंग से। बाकी बॉक्सी डिजाइन है, काफी ज्यादा इन हैंड फील बढ़िया है इसकी, एंड 4 अलग अलग कलर्स में तुम्हें देखने को मिल जाएगा। नए वाला M5 भी सेम कलर ऑप्शंस के साथ आता है, तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मुझे वैसे ये स्काई ब्लू कलर ज्यादा बढ़िया लगता है। और हाँ, क्योंकि मेरे पास अपना एक 4 साल पुराना मैकबुक प्रो M1 भी है और इससे पहले भी मैं मैकबुक एयर का यूजर रह चुका हूं, पुराने वाला जो इससे मेरे पास जो इंटेल वाला आता था, तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूं कि मैकबुक की बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है। अभी तक इसमें मुझे कोई भी हिंज इशू देखने को नहीं मिला, ना ही कोई वॉबलिंग है, ना ही कोई फ्लेक्स इश्यूज है, क्योंकि मेटल बिल्ड में है, पूरा ही लैपटॉप यूनिबॉडी डिजाइन है। तो काइंड ऑफ जो अपने मैकबुक्स है ना, दे आर बिल्ड टू लास्ट, काफी सालों तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने देंगे ड्यूरेबिलिटी में। और काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है, ऑलमोस्ट 1.3 kg के आसपास का इसका वेट है, तो इसलिए काफी पोर्टेबल भी है। लेकिन एक चीज है भाई जो बिल्कुल पोर्टेबल नहीं हो पा रही है तुम्हारी तरफ से, वो है भाई हमारा सब्सक्राइब बटन चिपका हुआ है हमारी वीडियो के नीचे, लेकिन तुम दबा नहीं रहे हो उसे। तो प्लीज दबा दो यार, बेल आइकन को ऑल कर देना, ताकि ऐसी कमाल की वीडियोस के तुम्हें नोटिफिकेशन मिलते रहे। बाकी ये वाला जो रेशियो है हमारा बहुत ही बिगड़ा हुआ है, सिर्फ 5% पे। हमें इसे 25 लेके जाना इस साल के एंड तक, तो प्लीज भाई सपोर्ट करो अपने भाई को, ताकि मैं ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट तुम्हारे लिए बना सकूं। सेकंड थिंग इज डिस्प्ले एंड स्पीकर्स, और ये दोनों ही मैकबुक की हमेशा से यूएसपी रही है, क्योंकि चाहे तुम 5 साल पुराना या इवन 7-8 साल पुराना मैकबुक उठा लो, उसमें भी तुम्हें ये दो चीजें टॉप नॉच मिलेंगी। जैसे कि अपना जो एयर M4 है, इसके अंदर तुम्हें 13.6 इंचेस की एक लिक्विड रेटिना डिस्प्ले मिलती है, 500 निट्स की इसकी ब्राइटनेस है, जो कि काफी अच्छी खासी ब्राइट लगती है इंडोर में। आउटडोर में कभी कभी थोड़ी कम लग सकती है अगर ब्राइट सनलाइट में यूज करो, बट ओवरऑल कोई दिक्कत तुम्हें फेस नहीं कराएगी, इतना तो मैं कह ही सकता हूं अपने एक्सपीरियंस से। एंड इसका नेटिव रेजोल्यूशन भी काफी अच्छा है, 2550x1664, तो पिक्सल डेंसिटी काफी बढ़िया है इसकी। इस वजह से ना तुम्हें कभी भी पिक्सेलेशन नहीं मिलेगी अपने लैपटॉप के अंदर, मतलब ऑलमोस्ट 0 पिक्सेलेशन कह सकते हो तुम, कितनी पास से देख लो तुम्हें बिल्कुल ऐसे पिक्सल्स में गैप नोटिस नहीं होंगे। तो इस वजह से ना काफी प्रोफेशनल लोगों के लिए भी ये डिस्प्ले काफी बढ़िया हो जाती है। बस एक नुकसान लगता है मुझे, क्योंकि ये ग्लॉसी पैनल है तो रिफ्लेक्शंस काफी ज्यादा होती है। इवन इंडोर में भी तुम्हें अच्छी खासी रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है, बट उसका भी एक सोल्यूशन है, तुम एक मैट स्क्रीन गार्ड यूज कर सकते हो। मैं देखो पर्सनली स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ यूज करता हूं, मुझे आज तक कोई दिक्कत फेस नहीं हुई है मैकबुक में। काफी लोग कहते हैं कि कोई दिक्कत वगैरह आ जाती है, बट भाई कोई दिक्कत नहीं आती, मैं काफी सालों से यूज कर रहा हूं। और स्क्रीन प्रोटेक्टर से तुम्हारी डिस्प्ले बच जाती है कीबोर्ड के इम्प्रिंट आने से, और मैक में ये काफी ज्यादा कॉमन है कि कीबोर्ड भाई छप जाता है थोड़े टाइम बाद डिस्प्ले पे। मेरे को तो सही लगता है, बाकी भाई तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट्स में बता देना। बाकी वाइट कलर P3 का सपोर्ट है, 1 बिलियन कलर्स के सपोर्ट के साथ ये आता है, तो कलर एक्यूरेट डिस्प्ले में मिलती है। तो अगर तुम प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग वगैरह वाले काम करते हो, या अगर कुछ नहीं करते, सिर्फ भाई गाने सुनना पसंद है, मूवीज या सीरीज देखना पसंद करते हो, तब भी तुम्हें इसकी डिस्प्ले बहुत इंप्रेस करेगी। OLED जितनी तगड़ी नहीं है, बट OLED से कम भी नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा। एंड हम मीटिंग्स के हिसाब से देख सकते हो इसके कैमरा की क्वालिटी कैसी है। बाकी माइक भी इसी का यूज हो रहा है और काफी ज्यादा तगड़ा है ये दोनों ही सिस्टम। ऐसा लग रहा है आईफोन का कैमरा लगा दिया ना बताना कमेंट्स में कैसा है। तो वर्किंग प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स काफी खुश रहेंगे अगर मीटिंग्स लेते हैं तो सब्सक्राइब कर दो इसी बात पे। एंड स्पीकर्स, ओहो भाई साहब, क्या ही हाईलाइट है ना वो मैकबुक की हमेशा से। चाहे तुम कितनी साल पुराना वाला मैकबुक उठा लो, तो अपने मैकबुक एयर M4 में भी तुम्हें वही मजा देखने को मिलता है। हालांकि इसके स्पीकर्स ना यहाँ की साइड अंदर की तरफ फिट कर रखे हैं, पहले हमारे कीबोर्ड के लेफ्ट राइट साइड पे आया करते थे, बट आवाज वही बरकरार है, मजे वाली। एक सैंपल सुनाता हूँ। म्यूजिक सुनो, मूवीज देखो, कुछ भी करो, इवन वीडियोस तक एडिट करते हैं हम इसी के स्पीकर के ऊपर, तो बिना किसी दिक्कत के सीमलेस चलता है काम। प्लस लेटेंसी वाली दिक्कत भी खत्म हो जाती है जो ईयरफोन्स में आ जाती है वीडियो एडिटिंग में। तो स्पीकर्स बेस्ट इन क्लास है, उसमें कोई इशू नहीं। अब आते हैं अपनी तीसरी चीज, जो कि है इसके पोर्ट्स, कीबोर्ड और जो अंदर का सारा मसाला है, इवन द टच आईडी। इसके साथ टच आईडी मिलती है, बढ़िया फिंगरप्रिंट लगाओ और अनलॉक कर देता है मैक को, वो काफी बढ़िया सीमलेस काम करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसके अंदर हमें सिर्फ 2-3 पोर्ट्स ही मिलते हैं, जिसमें से एक है अपना मैगसेफ चार्जिंग के लिए मैग्नेटिकली अटैच करता है वो
पोर्ट जो पिन वाला होता है, आई होप समझ रहे होगे तुम। एंड उसके अलावा हमें 2 टाइप सी पोर्ट्स मिलते हैं थंडरबोल्ट 4 के सपोर्ट के साथ, फुली फंक्शनल है। इनके साथ तुम डिस्प्ले आउटपुट लो, चार्ज भी कर सकते हो अपने लैपटॉप को बढ़िया 100 वोट या मे बी उससे ज्यादा भी, बट आई थिंक इसमें सपोर्ट ही 100 वोट्स तक है मैक में, तो फास्ट चार्जिंग की मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड 2 डिस्प्ले साइमल्टेनियसली तुम शेयर कर सकते हो। 6K 60 हर्ट्ज तक का आउटपुट ये सपोर्ट करता है वायर के थ्रू, एंड वायरलेसली भी तुम डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो एयर प्ले के थ्रू। बाकी राइट साइड पे हमें एक हेडफोन जैक भी मिलता है, तो पोर्ट्स में मतलब ऐसा कोई कमी नहीं है, बट हो सकता है तुम्हें यूएसबी पोर्ट की जरूरत पड़े, SD कार्ड की जरूरत पड़े, जो कि हमें भी पड़ती रहती है, तो हमने USB हब खरीद रखा है। वो एक एडिशनल खर्चा है मैकबुक के साथ तुम्हें करना ही पड़ेगा, अनटिल और अनलेस तुम एक मैकबुक प्रो नहीं खरीद लेते, जो कि बस ज्यादा नहीं 2 लाख के आसपास आएगा, तो उससे बेटर है कि USB हब खरीदो भाई, इसी से सारे काम करो। बाकी जो इसका ट्रैक पैड है ना, वो वन ऑफ द बेस्ट लगता है मुझे किसी भी लैपटॉप के अंदर। हो सकता है तुम्हें लग रहा हो मैं काफी ज्यादा फेवर कर रहा हूं मैक को, बट ये सारी चीजें भाई मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जो इतने सालों में मैंने गेन करा है। फोर्स टच ट्रैक पैड मिलता है मैकबुक के अंदर, 3D टच जो पहले आईफोन में आती थी ना, काइंड ऑफ वैसा एक्सपीरियंस है, एंड इट्स जस्ट नेक्स्ट लेवल भाई। इस पर तुम डबल टैप करो या इवन क्लिक्स वगैरह भी करते हो, तो मतलब पता नहीं चलता कि तुम किसी ट्रैक पैड को ऐसे बटन से फिजिकली प्रेस कर रहे हो, क्योंकि वो फिजिकली प्रेस कर भी नहीं रहा है, ये बस हैप्टिक फीडबैक दे रहा है और उससे लगता है कि हाँ भाई प्रेस हो गया, तो वो एक अलग ही फीलिंग है। और डेफिनेटली तुम्हें वो वाला ट्रैक पैड अपने मैकबुक एयर M4 में मिलता है। लॉन्ग लास्टिंग है, काफी समय तक चलता रहता है, और आज तक मुझे कभी इशू नहीं आया, ना ही आएगा। और बाकी जेस्चर्स वगैरह सारी चीजें सपोर्टेड है, 3 फिंगर 4 फिंगर हर चीज चलाओ, इससे मजा आ जाता है। एंड जो अपना कीबोर्ड है, इसके अंदर हमें व्हाइट बैकलाइट वाला मिलता है, काफी सारे अलग अलग लेवल्स ऑफ ब्राइटनेस के साथ, तुम कितना भी डिम करना चाहो कर सकते हो, बंद भी कर सकते हो। एंड कीबोर्ड इज जस्ट फैंटास्टिक, इसमें मैजिक कीबोर्ड मिलता है हमें, मतलब वही सीजर मैकेनिज्म है, बट टाइपिंग करने में जो मजा आता है ना भाई, तुमने काफी लोगों के मुंह से सुना होगा कि भाई उन्हें इतनी ज्यादा आदत हो चुकी है मैक के कीबोर्ड की कि वो मतलब एक एक्सटर्नल कीबोर्ड पे शिफ्ट ही नहीं कर पा रहे, और अगर करना भी है तो फिर उन्हें एप्पल का ही खरीदना पड़ता है, क्योंकि आदत ऐसी हो जाती है। तो मैक का कीबोर्ड भाई वन ऑफ द बेस्ट है। अगर तुम ज्यादा टाइपिंग वाले काम करते हो ना, जैसे कि नोट्स बनाना या प्रोग्रामिंग वगैरह करना, तो तुम्हें खुश कर देगा इसका कीबोर्ड, इतना बढ़िया है। मुझे भी आज तक कोई दिक्कत नहीं आई, मैं अपनी स्क्रिप्ट वगैरह जनरली मैक पे लिखता हूँ, और वो इस कीबोर्ड की वजह से ही है कि मेरे को मजा आता है लिखने में। एंड सदाबहार टाइप कीबोर्ड है, आज तक मुझे तो कोई इशू नहीं आया इसके कीबोर्ड में, तो होपफुली आगे भी नहीं आएगा, तो फ्यूचर प्रूफ कह सकते हो कि है। और यही कीबोर्ड भाई अभी भी लेटेस्ट मैकबुक्स में मिलता है, तो कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट जो काफी क्रूशियल चीज है, वो है अपना सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। अब मैक ओएस और विंडोज की हमेशा से लड़ाई चलती आई है भाई, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, पर मैं तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी दे देता हूं। अगर तुम एक विंडोज यूजर हो जो मैक पे शिफ्ट होने वाला है, तो भाई डेफिनेटली तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि काफी सारी चीजें ना इसमें उल्टी पुल्टी सी है, मतलब जो विंडोज में ऐसे है वो मैक में ऐसे है, समझ पा रहे होगे, ऑपोजिट टाइप चीज। एंड काफी सारे शॉर्टकट्स भी थोड़े डिफरेंट टाइप से काम करते हैं मैकबुक में, तो इंस्टेंटली शिफ्ट नहीं हो सकते, तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, 3 से 4 महीने लग सकते हैं बढ़िया तरीके से एडजस्ट होने में। बट एक बार अगर तुम मैक ओएस पे शिफ्ट हो गए, ओहो भाई साहब विंडोज भूल जाओगे, गालियां निकालोगे तुम विंडोज को। मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं खुद विंडोज यूजर हूं भाई, टेंशन मतलब मैं विंडोज भी यूज करता हूं, बट द थिंग इज कि भाई जो स्मूथनेस और जो क्या बोलते हैं उसे चलाने में जो मजा आता है ना, यूआई एक्सपीरियंस जिसको हम कहते हैं, वो काफी ज्यादा बढ़िया है मैक ओएस का, आज भी विंडोज के कंपेयर में। कह सकते हो कि विंडोज के यूजर ज्यादा हैं, तो भाई उन्हें हर चीज को करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। मैक के यूजर कम है, एप्पल भाई यूं सॉफ्टवेयर निकालता है, लॉन्च करता है, चीजें बढ़िया हो जाती है। बट हाँ देखो, मैक ओएस डेफिनेटली विंडोज से अच्छा है, चलाने में यूज करने में तुम्हें बहुत मजा आएगा, और एक बार हाथ सेट हो गया ना, तो भाई फिर विंडोज फीका लगता है। और अभी के टाइम पे सही बताऊं तो एप्पल ने अपने iOS को इतना बढ़िया ऑप्टिमाइज नहीं कर रखा जितना मैक ओएस को कर रखा है, मतलब मैक ओएस काफी ज्यादा बढ़िया चलता है कंपेयर टू iOS। होपफुली आगे भी ऐसे चलता रहा है, लेट्स होप। बाकी हाँ 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, तो वो तुम्हें थोड़ा सा ड्रॉबैक लग सकता है, क्योंकि आज की डेट में 120 हर्ट्ज तो मिनिमम यूज हो ही रहा है हर लैपटॉप में, जो भी अच्छे प्राइस पॉइंट पे आते हैं। बट मैकबुक के साथ ऐसा केस नहीं है, क्योंकि 60 हर्ट्ज ऑल्सो फील स्मूथ, क्योंकि यूआई काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, मैंने अभी बताया, तो तुम्हें 60 हर्ट्ज भी ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। पर देखो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि हाँ थोड़ा 120 तक अब आ जाना चाहिए मैकबुक को, बट एप्पल देगा नहीं इतनी जल्दी से, मुझे पक्का पता है। पर ऐसा नहीं है कि तुम्हें 60 हर्ट्ज पे दिक्कत फील होगी, काफी स्मूथली चलता है, यूज करोगे एनिमेशंस वगैरह तो मजा ही आएगा, ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अपडेट्स की बात करें तो काफी रेगुलर है भाई। ये जो मेरा 4 साल पुराना मैकबुक प्रो है ना, इसके अंदर भी भाई मैं लेटेस्ट मैक ओएस टाहोई यूज कर रहा हूँ, वही लिक्विड ग्लास वाला, और अभी आगे भी 2-3 साल तक इसमें अपडेट्स आने की संभावना है। तो 6 to 7 ईयर्स तक तुम फ्यूचर प्रूफ हो, ऐसी कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी, लेटेस्ट ओएस चला पाओगे। बस 4-5 साल बाद अगर अपडेट करते हो ना, तो थोड़ा सा स्लो हो जाता है मैकबुक, ये मैंने नोटिस करा है। अगर किसी और ने भी नोटिस करा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बट हाँ 4 से 5 साल तक तो ऑलमोस्ट स्मूथ चलता है, ज्यादा ड्रॉबैक नहीं आता। बट बाकी तुम्हारी मर्जी है, मत करो अपडेट, तब भी तुम्हारा मैक चलता रहेगा। नेक्स्ट बिग थिंग इज एप्पल इंटेलिजेंस, जो तुम्हें अपने मैकबुक एयर M4 पे मिलेगा। इवन जो M1 है उसके अंदर भी एप्पल इंटेलिजेंस आता है, पर वो काम का कितना है वो तो खैर सब जानते हैं। बट देखो मैक ओएस के ऊपर सही चलता है अभी तक तो, जितना मैंने यूज करा। अब एप्पल इंटेलिजेंस के कुछ फीचर्स है, जैसे कि तुम्हें राइटिंग टूल्स वगैरह मिल जाते हैं, तुम्हें रीराइट करना हो, प्रूफ रीड करना हो, या फिर ईमेल
वगैरह कुछ भी अपने हिसाब से करवाना हो, राइटिंग टूल्स का यूज कर सकते हो बढ़िया तरीके से। और अगर पीडीएफ समराइज करानी है तो वो सब काम भी ये कर देता है। इसके अलावा फोटोज के अंदर तुम ऑब्जेक्ट वगैरह इरेज कर सकते हो, क्लीन अप फीचर इसके अंदर में मिलता है, या फिर इमेज जनरेशन भी कर सकते हो। प्लेग्राउंड की एक एप्लीकेशन इसके अंदर में मिलती है। बाकी अपनी जो सीरी है वो काफी ज्यादा नई हो चुकी है, एप्पल इंटेलिजेंस वाला रूप उसने ले लिया है, तो उससे तुम अब कंटिन्यूअसली बात कर सकते हो, सवाल पूछ सकते हो, काउंटर क्वेश्चंस भी कर सकते हो, या फिर अगर तुम अपनी रिकॉर्डिंग्स वगैरह करते हो तो तुम उनको ट्रांसक्रिप्ट करवा सकते हो। लिखित में तुम्हें सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वो जो इसकी रिकॉर्डिंग वाली ऐप है उसके अंदर। और ब्राउजिंग के वक्त भी तुम्हें कोई एआई फीचर्स यूज करने हो सफारी के अंदर तो वो भी कर सकते हो, सपोर्टेड है सफारी जो एप्पल का खुद का ब्राउजर है उसके ऊपर। और सही बताऊं तो आज की डेट में जिस प्राइस पॉइंट पे ये मैकबुक एयर M4 हमें मिल रहा है ना, सबसे तगड़ी एआई परफॉर्मेंस है भाई इस चिपसेट की। तो ये चीज ध्यान रखना, मतलब अहेड ऑफ फ्यूचर हो तुम अभी एआई के मामले में। बस एप्पल इसको थोड़ा सा और अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं अपने एप्पल इंटेलिजेंस को, फिर तो मजा आ जाएगा, क्योंकि चिपसेट में पावर पूरी है। नेक्स्ट थिंग इज भाई परफॉर्मेंस एंड गेमिंग। पहले कुछ बेंचमार्क्स देख लो। Geekbench 6 का हमने टेस्ट किया था, Geekbench AI वाला बेंचमार्क हमने इसके अंदर किया था, एंड Cinebench 2026 का स्कोर भी देख सकते हो, काफी अच्छा आया भाई। अब इन सभी स्कोर्स को तुम अपने इंटेल के अल्ट्रा 5 जो लेटेस्ट 225H वाला प्रोसेसर है, जो अराउंड इस बजट पे तुम्हें विंडोज में देखने को मिल जाता है, उसके कंपेयर में एआई परफॉर्मेंस इसकी बहुत ही बेटर है भाई। एंड सिंगल कोर मल्टी कोर का डिफरेंस भी देख सकते हो। और अगर राइजन में कंपेयर करें तो राइजन AI 7 350 वाला एक प्रोसेसर है जो कि 50 टॉप्स एआई के साथ आता है और काफी तगड़ी परफॉर्मेंस निकालता है, तो उसके कंपेयर में भी सिंगल कोर मल्टी कोर देख सकते हो एंड एआई परफॉर्मेंस भी देख सकते हो इसकी कैसी है। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा भाई, प्रोसेसर के मामले में डेफिनेटली भाई एप्पल ने भाई इस बार जोड़ दिया अच्छा खासा। प्लस 16 GB की रैम तुम्हें इसके अंदर मिल रही है, तो परफॉर्मेंस में तुम्हें कोई कमी नहीं मिलेगी भाई। बट अगर नंबर समझ नहीं आ रहे तो प्रैक्टिकली बता देता हूं, स्टूडेंट अगर तुम हो ना, आई होप हो गए, नहीं हो तो वर्किंग प्रोफेशनल हो गए तो भी तुम मेरी बात सुन सकते हो। इसके अंदर कोडिंग या फिर प्रोग्रामिंग वाले टास्क अगर तुम्हें करने हैं ना, तो मैक इज वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस फॉर यू। विंडोज से बेटर है क्योंकि ये एक यूनिक्स बेस्ड सिस्टम है। इसके अंदर तुम्हें काफी सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो विंडोज में नहीं मिल पाती है। प्रोग्रामर समझ पा रहे होंगे मेरी बात, तो वो एक एज थोड़ा सा रहता है मैक ओएस यूज करने का। बाकी MS ऑफिस यूज करते हो, प्रेजेंटेशन वगैरह तुम्हें बनानी है, मीटिंग्स लेनी है, ब्राउजिंग करनी है, या फिर अगर स्टूडेंट हो तो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ले लोगे, उन सब कामों के लिए ये बीस्ट है। मतलब बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने देगा भाई। 5-6 साल तक बहुत ही सीमलेसली तुम्हारा काम चलाएगा, कोई हैंग इशू लैग इशू कुछ नहीं भाई साहब, फुल स्मूथ। मैकबुक एयर को तो भाई काफी ज्यादा वर्किंग प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स के लिए ही टारगेट किया जाता है, क्योंकि इसमें एक तो पंखा वंखा नहीं है, तो कोई ऐसे गरम वरम भी नहीं होता है, एंड ज्यादा हैवी टास्क तुम करोगे नहीं तो तुम्हें कोई दिक्कत फेस नहीं होगी इस पे। लेकिन अगर तुम्हें प्रोडक्टिविटी के कीड़े ने काटा है तो तुम फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग करोगे, अब कलर एक्यूरेट डिस्प्ले है तो वो काम भी खत्म, और परफॉर्मेंस काफी अच्छी आती है। स्पेशली जब से 16 GB रैम हो गई है ना, उसके बाद तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया। किसी भी लेवल की तुम फोटोशॉप पे एडिटिंग कर सकते हो, थंबनेल बना सकते हो, बढ़िया हाई लेवल काम कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, प्रोफेशनल वाले भी। एंड वीडियो एडिटिंग अगर तुम करते हो तो 4K वीडियो इसमें बढ़िया एडिट हो जाती है भाई। हम फाइनल कट प्रो पे कई बार यूज करते हैं एडिट करके, इवन डाविंची रिजॉल्व भी इसमें बहुत ही बढ़िया चलता है। हमारी टीम में डाविंची रिजॉल्व करने वाले बंदे भी है, तो उसमें हैवी प्रोजेक्ट्स, हैवी टाइमलाइंस ये बहुत ही आराम से सपोर्ट कर लेता है। कोई भी ऐसे टाइमलाइन में लैग हमें देखने को नहीं मिला। एंड 4K में ना 3 to 4 लेयर तक की एडिटिंग इसमें अच्छी हो जाती है। प्लस कलर ग्रेडिंग करने में भी फुल मजा आता है क्योंकि डिस्प्ले अच्छी है। तो मतलब अगर तुम्हें एक ऑन डिवाइस बैटरी के ऊपर भी एडिटिंग में पूरी परफॉर्मेंस देने वाला कोई लैपटॉप चाहिए था जिसका बैटरी बैकअप भी अच्छा हो, तो ये एक स्टार्टिंग के लिए बढ़िया डिवाइस तुम्हारे लिए साबित होगा। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे प्रोफेशनल बनते जा रहे हो, देन फिर हो सकता है तुम्हें और ज्यादा ग्राफिक इंटेंसिव एडिटिंग करनी पड़े, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह। वो इसमें मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, थोड़ी बहुत हो जाएगी बट ज्यादा नहीं होगी। तो उसके लिए तुम प्रो वाले जो मैकबुक्स हैं उन्हें प्रेफर करो, वो 1.5 लाख 2 लाख तक का खर्चा करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर तुम म्यूजिक प्रोडक्शन वगैरह के काम करते हो तो वो इसमें बढ़िया हो जाएंगे। मतलब बिगिनर टू मीडियम लेवल तक मैं रेकमेंड करूंगा कि कर सकते हो। लॉजिक प्रो एक्स का एक सॉफ्टवेयर है, उसे भी यूज कर सकते हो, एप्पल का खुद का सॉफ्टवेयर है, काफी ज्यादा प्रोफेशनल म्यूजिक प्रोडक्शन के काम आता है वो, तो उस पर भी तुम बिगिनर टू मीडियम लेवल तक की म्यूजिक प्रोडक्शन के काम कर सकते हो। एंड अगर ग्राफिक इंटेंसिव काम करना है, तुम्हें लाइक 3D आर्टिस्ट बनना है, ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो तुम, या फिर कोई गेम डेवलपमेंट जैसे हैवी टास्क करते हो, गेम डेवलपमेंट का मैं श्योर नहीं हूं, बट अगर 3D वाले आर्किटेक्चर के काम करने हैं ना, देन भाई तुम इसमें अगर मान लो सीख रहे हो तो बढ़िया है, या सीखना चाह रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो भी तुम्हारे लिए एक अच्छा डिवाइस है। बट अगर ऑलरेडी सीख चुके हो और तुम्हें और थोड़े अच्छे लेवल के काम अब शुरू करने हैं, देन फिर तुम इसकी तरफ मत जाना। फिर तुम्हें थोड़े से और पैसे इन्वेस्ट करके या तो मैकबुक प्रो की तरफ जाओ जो M5 Pro M5 Max वाले चिप्स के साथ आए हैं, या फिर कोई पीसी बिल्ड कर लो, या फिर कोई विंडोज लैपटॉप ले लो जिसमें एक अच्छा खासा 8 GB या 12 GB का ग्राफिक कार्ड हो। मैकबुक एयर नहीं झेल पाएगा उतने लेवल का काम, क्योंकि फिर यार हीट भी होगा और इसमें पंखा भी नहीं है। तो मतलब 10-10 12-12 घंटे के लगातार काम अगर तुम्हें करने हैं ना, तो एयर प्रेफर मत करना, देन प्रो की तरफ जाना, क्योंकि उसमें
फैन आता है तो वो झेल लेगा, मतलब लंबे समय तक के काम को। ये बिना फैन का है, लेकिन कहना पड़ेगा इस प्राइस पॉइंट पे जो पावर पैक करी है ना एप्पल ने, वो बहुत ही इंप्रेसिव है आज की डेट में, मतलब 2026 में भी, इवन 2027 में भी मेरे हिसाब से। एंड अगर गेमिंग की बात करें तो वैसे तो मैकबुक इज नॉट फॉर गेमिंग, ये तुम्हें पता ही होगा, बट अभी रिसेंटली एप्पल ने कुछ नेटिव सपोर्ट वाले गेम्स लॉन्च करे हैं, मतलब ऐप स्टोर पे तुम्हें दिख भी जाएंगे। साइबरपंक, लाइज ऑफ पी एंड रेजिडेंट इविल 4, इनको तुम नेटिवली अपने मैकबुक पे खेल सकते हो, पूरा सपोर्ट उनका आ चुका है। बट इसके अलावा काफी सारे और जो AAA टाइटल गेम्स है वो नहीं चल पाते। इवन स्टीम के थ्रू जाकर के तुम CS2 भी खेल सकते हो अपने मैकबुक पे, वो भी चल जाता है। बट उससे ज्यादा बड़ी लाइब्रेरी अभी एप्पल की नहीं बनी है AAA टाइटल के मामले में, लाइक GTA 5 वगैरह तुम नहीं खेल सकते, तो उसके लिए तुम्हें फिर एमुलेटर लगा के जुगाड़ करके खेलना पड़ेगा। एंड उसमें भी फिर तुम्हें 30-40 FPS मिलेंगे, या फिर मैक्स टू मैक्स 60-70 FPS तक का गेम प्ले मिल जाएगा। कहोगे तो एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं कि मैकबुक पे गेमिंग कैसे करनी है और कितनी परफॉर्मेंस तुम्हें मिलेगी। बट हाँ, ये देख लो कि गेम चलवा सकता है, इतना केपेबल तो ये लैपटॉप है। कैजुअल गेमिंग के लिए सही है अगर तुम एमुलेटर लगा के जुगाड़ करके खेलना चाहते हो तो। पर मैं कहूंगा कि अगर गेमिंग का ज्यादा ही शौक है तो फिर एक विंडोज लैपटॉप ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सपोर्ट ज्यादा है, ज्यादा गेम की लाइब्रेरी मिल जाएगी, जुगाड़बाजी भी नहीं करनी पड़ेगी और तुरंत चालू। तो मतलब अपना यूज केस देख लेना, वरना मैकबुक वाले यूजर पता क्या करता है, मैक लेते हैं, PS5 लेते हैं, छुट्टी। पैसों की कमी तो है नहीं, बट अगर तुम्हारे पास है कमी और कैजुअल गेमिंग करनी है तो हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं चलेंगे, चला सकते हो, बट ज्यादा खुली छूट नहीं है। और हाँ, जो फिट गर्ल वाले है ना, ये तो भूल ही जाओ तुम, ये काम मैक पे नहीं होगा तुम्हारा। तो अगर मैं अपने फाइनल थॉट्स दूं कि कितना ज्यादा फ्यूचर प्रूफ है, ये लेना चाहिए या फिर नहीं, और क्या हमें M5 की तरफ जाना चाहिए। देखो, फ्यूचर प्रूफ है, बिल्कुल है। M4 को भी तुम 4 से 5 साल तक बिना किसी दिक्कत के आराम से चला सकते हो विद लेटेस्ट सपोर्ट ऑफ macOS, उसमें भी तुम्हें कोई इशू नहीं आने वाला। एंड बात करें जो अपने नए मैकबुक नियो और M5 Air लॉन्च हुए उनके कंपेयर में कैसा है, डेफिनेटली मैकबुक नियो से तो बहुत ही बेटर है, क्योंकि कीबोर्ड में बैकलाइट है, ट्रैक पैड फोर्स टच वाला है, टच आईडी भी मिल जा रही है और 16 GB की रैम है भाई इसकी, साथ ही साथ M4 प्रोसेसर जो कि A18 Pro से बहुत ही बेटर है। तो खत्म, मैकबुक नियो को तो साइड ही कर दो तुम, क्योंकि ये सिर्फ 85,000 के आसपास तुम्हें बैंक डिस्काउंट वगैरह लगा के आज भी आराम से मिल सकता है। हो सकता है थोड़े टाइम बाद ना मिले क्योंकि डिसकंटिन्यू हो जाएगा, अभी तो मिल रहा है और डेफिनेटली एक तगड़ी डील ये है। और M5 Air के कंपेयर में अगर देखें तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस बेस स्टोरेज 512 GB हो गई है और M5 चिप उसके अंदर लगा दी गई है, जो कि परफॉर्मेंस में थोड़ी सी बेटर तो होगी इससे, पर कितनी होगी वो हमें टेस्ट करके पता चलेगा। पर मेरे हिसाब से ज्यादा डिफरेंस तुम्हें फील नहीं होगा प्रैक्टिकली, जिसके लिए तुम भाई 30 से 40 हजार रुपए एक्स्ट्रा खर्च करो, क्योंकि 85 का और वो 1,20,000 का है। तो देख लेना भाई, अगर तुम्हें वो लेना है तो ले सकते हो, पैसे हैं तुम्हारे पास 20-25 हजार एक्स्ट्रा लगाने के लिए, नहीं है तो ये आज भी बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है। डेफिनेटली तुम अपने मैकबुक एयर M4 को 2026 में खरीद सकते हो, मेरी तरफ से तो रिकमेंडेशन पूरी है। और विंडोज के कंपेयर में बात करें तो मैंने अभी एक रिसेंटली वीडियो बनाई थी कि मैकबुक के कौन से ऑल्टरनेटिव है जो विंडोज के लिए तुम ले सकते हो, उस वीडियो को तुम चेकआउट कर लेना, उसमें सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। Ryzen AI वाले चिपसेट के लैपटॉप या फिर इंटेल की अल्ट्रा सीरीज 2, इन्हीं दोनों को तुम प्रेफर कर सकते हो जो विंडोज के अंदर मैकबुक के ऑल्टरनेटिव है, तो उसमें तुम्हें अच्छे से समझ आएगा, उस वीडियो को देखना। तो अगर तुम्हें इसे खरीदना है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका तुम्हें लिंक दे दूंगा, और लाइक सब्सक्राइब करके जाना, ऐसी यूजफुल वीडियोस हम तुम्हारे लिए लाते रहेंगे। हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।